गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उस सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द निपुण प्रोग्राम के बारे में। बेसिकली देखो, यह भी न्यूज़ में क्यों हुआ करते हैं, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है, इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया गया। कब तक? 2026 से लेकर 2027 तक। इसका मेन एम क्या है? बेसिकली इसकी जब फुल फॉर्म देखोगे तो जो निपुण का मतलब होता है कि आप निपुण होने चाहिए किस में? रीडिंग के अंदर। रीडिंग मतलब आपको रीड करना आना चाहिए किस में? इंग्लिश में। और मैथमेटिक मतलब एन फॉर न्यूमेरिक रेसी। यू कैन सी विपुण भारत इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। और ये जो है 2026 से लेकर 2027 तक बढ़ा दी गई है। और ये किसके अंडर में आते हैं? तो अंडर द समग्र शिक्षा अभियान। और समग्र शिक्षा अभियान कब लॉन्च किया गया था? 2000 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं, जहाँ पे एक जो है आपके प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है, सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करता है ना। एक तो उच्चतर अभियान है, उच्चतर शिक्षा अभियान। एक है प्राइमरी लेवल पे जो अभियान चलाया जाता है। और एक टीचर को निपुण बनाना भी इनका मेन एम है। मेन एम यहाँ पे रीडिंग और न्यूमेरिकसी पे फोकस देना है। और याद रखिएगा, इंडिया की रैंक जो है पीटा एक टेस्ट होता है बेसिकली, उसमें पीटा नहीं है, सॉरी, PSA इसमें जो रैंक है इंडिया की वो लास्ट से सेकंड हुआ करती थी। और उसमें रीडिंग और मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो उसमें हमारी जो परफॉर्मेंस है बहुत बुरी रही थी। बात अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, तो कौन कौन सी स्कीम चलाई जाती है उसके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखो, आज हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। ये जो 1960 से लेकर 67 तक था, इसमें फूड ग्रेन को प्रोडक्शन को इन्हांस करना था। नेक्स्ट द ट्राइसम लेकर आया गया था 1979 में, रूरल यूथ को एम्प्लॉयड करना था। उसके बाद आता है जवाहर रोजगार योजना 1989 में, प्रोवाइडिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। महिला समृद्धि योजना जो है 1993 में लेकर आई जाती है। इसमें डिपॉजिट किया जाता है मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस इन द सेविंग अकाउंट इन द रूरल फॉर द रूरल वुमेन। मिड डे मील स्कीम 1995 में आती है। प्राइमरी एजुकेशन तक जो है यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका मेन एम है। कस्तूरबा गांधी स्कीम मैंने कल बताया था, 1997 से लेकर 1998 तक लेकर आई गई थी। कल जो स्कीम के बारे में हमने डिस्कस किया था दैट इज़ नथिंग बट एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में। उसी की तर्ज पे कस्तूरबा गांधी है, लेकिन ये रूरल गर्ल्स के लिए बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हैविंग लो फीमेल लिटरेसी रेट, वहाँ पे इसको चलाया जाता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1987 जो ट्राइसम है उसके 10 साल बाद इसको स्टार्ट किया जाता है। ये जो है अर्बन एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। अन्नपूर्णा योजना 1999 में स्टार्ट होती है। इसमें 10 kg जो है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अब इसको लेकर आ दिया गया है। नेक्स्ट इज द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 99 में स्टार्ट होती है। एलिमिनेटिंग एंड रूरल पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसका मीनिंग। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 25 दिसंबर 2000 को ये स्टार्ट किया जाता है टू फुलफिल बेसिक रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया। अंत्योदय अन्न योजना जो है दिसंबर 2000 में आता है टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द पुअर। नेक्स्ट द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000 में लेकर आया जाता है टू कनेक्ट ऑल द रोड विद द पक्का रोड। सेम सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, ये इसी की हम बात कर रहे थे। लॉन्च द होल कंट्री टू प्रोवाइड द यूजफुल एंड रेलेवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन। बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस करता है फॉर ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। इसके लिए RT एक्ट भी इम्प्लीमेंट किया गया था 2009 के अंदर, लेकिन वो रियल में इम्प्लीमेंटेड इनेक्टेड होते हैं 2010 में। नेक्स्ट है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सितंबर 2001, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 में लेकर आई जाती है टू केयर इलेक्टेड एक्सपेक्टेंट मदर, जो मतलब चाइल्ड कंसीव करती है। MG नरेगा 2006 में प्रोवाइड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2000 मिशन की बात करें 2007 में आता है। इसमें मेन एम था कि इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट राइस एंड पल्सेज ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस सो एज टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में लेकर आया जाता है। रीस्ट्रक्चर जो ज्ञानी जयंती ग्राम स्वराजगार योजना था जो 1999 में स्टार्ट होता है, उसको यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। आप कैन से दैट द 12 ईयर ऑफ टाइम पीरियड के बाद। नेशनल रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन सितंबर 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। जयंती शहरी रोजगार योजना को ये रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। संसद आदर्श योजना 2014 में, डेवलप मॉडल विलेज। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लेकर आया जाता है और टू प्रोवाइड द बैंक अकाउंट फॉर द पुअर एंड मेन एम इज़ द फाइनेंशियल इंक्लूजन।
दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना 6 अक्टूबर 2014 इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलपमेंट एंड अदर कन्वीनियंस फॉर लेबर। नेक्स्ट इधर सुकन्या समृद्धि योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए। सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ₹2 लाख किया जाता है विद प्रीमियम ऑफ ₹3 पर ईयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में है। अटल पेंशन योजना 2015। सोशल सेक्टर स्कीम है पर्टेनिंग टू द पेंशन स्कीम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में एम टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट सर्विस आर अवेलेबल टू सिटीजन इलेक्ट्रॉनिकली एंड पीपल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ऐसा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जुलाई 2015 में आती है। स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य रखा गया था। 2015 की हम बात करें, 2015 में ही प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट होती है। इसी के तर्ज पे ग्रामीण वाला जो कंपोनेंट इसमें 2016 में ऐड किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। और ये वाली जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में आती है। अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2015 को लॉन्च किया जाता है। इसमें जो है बेटर लिविंग प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को के ऊपर स्ट्रेस करना एंड अर्बन प्लानिंग के ऊपर फोकस करना, ये इसका मेन है, मतलब सिटीज़ को डेवलपमेंट करना। अगला स्मार्ट सिटी मिशन 2015 के अंदर इनेबल बेटर लिविंग एंड ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इसका मेन है। प्रोजेक्ट सनराइज 2015 के अंदर लेकर आया गया था। इसका मेन एम कि एड्स को ईस्टर्न इंडिया के अंदर ख़त्म करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है बेसिकली। स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया 2016 के अंदर 16 जनवरी को, इस वजह से हम स्टार्टअप डे भी मनाते हैं। तो इसमें न्यू वेंचर क्रिएट करना। सेतु भारतम प्रोजेक्ट 2016 में, इसमें रेलवे क्रॉसिंग बाय 2090 नेशनल हाईवे फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग, तो ये इसका मेन नेम था। नेक्स्ट द रैंक वन पेंशन स्कीम 2016 में लेकर आई गई थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट द उजाला स्कीम दैट इज 2016, इसमें LED वगैरह बांटे गए थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला फॉर जन योजना 2016 के अंदर BPL हाउस होल्ड को LPG गैस सिलेंडर दिया गया था। सौभाग्य स्कीम भी याद रख लेना, वो इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है। नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन 2016, इसमें हाईवे को बनाना काम था। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र 2016 में पोर्टल एम टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन एडवाइज टू ऑल द फार्मर, मतलब ये है कि एडवाइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना फार्मर को, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन बढ़ा सके। पशुधन बीमा योजना 2016 में लेकर आया गया था। इसी तरीके से माँ मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम 2016 के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग प्रेगनेंसी वुमेन को यहाँ पे मतलब उनके ऑप्शन को इन्हांस करना। नेक्स्ट द ब्रेस्टा बंकर साहित्य योजना बाय उड़ीसा गवर्नमेंट लेकर, इसको आप छोड़ सकते हैं। मिशन भगीरथ, ये जो है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लेकर। बीजू कल्याण, ये भी आप छोड़ सकते हैं। जन औषधि बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज स्टार्टिंग 2017, जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2017 के अंदर, रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट द वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम 2017 में वुमेन रेफर टू द क्रिएशन ऑफ एन एनवायरनमेंट फॉर वुमेन एज वेल एज द सोसाइटी। नेक्स्ट द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, तो ये 2017 में लेकर आया गया था। नेशनल भारत स्कीम 2018 में लेकर बेसिकली ये आई गई थी। पोषण अभियान 2018 के अंदर बेसिकली बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम का एक्सटेंशन था। इट्स एम टू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन एंड लो बर्थ इन बेबीज़, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से गोवर्धन योजना है 2018 में, इसको लॉन्च किया गया था। इट इम्प्रूव लाइव्स ऑफ द विलेजर एंड इट सॉलिड जो वेस्ट होता है उसका बेसिकली अच्छे से यूटिलाइज करना इसका मेन एम है। और ये जो गोबर है उसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन। तो बेसिकली हम यहाँ पे मीथेन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और जो हमारी गैस होती है, मतलब जो घर पे आती है, उसमें कौन सी गैस है, तो बुटेन करके आपको याद रखना है। और जो आपका लाइटर होता है, जो सिगरेट जलाने का लाइटर होता है, उसमें कौन सी गैस होती है, तो बुटेन और प्रोपेन, दोनों गैस उसमें भरी जाती है। सोलर चरखा मिशन 2018 में लेकर आया गया था। रूरल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली इसका प्रोवाइड करना था। और जो हमारा हेरिटेज है, कहीं ना कहीं हम खादी से जुड़े हुए थे ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, उसको भी बढ़ावा देने का एक काम है। नेशनल बैम्बू मिशन 2018 में लेकर आया जाता है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना 18-19 में, PM श्रम योगी मानधन योजना 2019 में, PM किसान सम्मान निधि योजना 2019 के अंदर, वन नेशन वन राशन कार्ड 2019 के अंदर, PM कुसुम योजना 2019 के अंदर। बेसिकली इसमें क्या था, सोलर पावर लगाए जा रहे थे इन द फील्ड ऑफ फार्मर। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेड एंड एम्प्लॉयड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैंने अब तक बताया वो इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में, एवरी हाउस होल्ड को जो है जल पहुँचाना। नल से जल जो है 2019 हो जाएगा। जल शक्ति अभियान जो है जुलाई 2019 हो जाएगा। फूड सेफ्टी मित्र स्कीम 2019 के अंदर
इंगेज मोटिवेटेड इंडिविजुअल विद द फूड सेफ्टी। कुछ MG नरेगा के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है 2005 के अंदर इन्विसाज किया गया था, और ये 15 डेज अगर आपको काम नहीं मिलता तो भत्ता देने की बात करता है। एंड एटलीस्ट 1/3 बेनिफिशियरी जो है वुमेन होना चाहिए, इसी इसका प्रावधान है। ग्राम पंचायत टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ वर्क। एंड 2 अक्टूबर 2009 को MG नरेगा का नाम चेंज कर दिया जाता है। 2013 के अंदर गवर्नमेंट एडमिट करती है द प्रोग्राम इज प्लैग्ड विद करप्शन एंड आधार इनेबल्ड पेमेंट फॉर MG नरेगा। इंडियाज रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम MG नरेगा हैज़ बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक वर्क प्रोग्राम। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। पहली बात तो याद रखिएगा, चाइल्ड से रिलेटेड, चाइल्ड का हम क्या क्या कर सकते हैं, उनका सर्वाइवल, उनका प्रोटेक्शन, उनका डेवलपमेंट एंड उनका पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए 2005 के अंदर ये एक्ट लेकर आया गया था। नाम है उसका प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। उसके तहत एक कमीशन बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, क्या 2005 में बनाया जाता है? पहले स्टेटमेंट ये पूछ रहे हैं कि यस दैट इज करेक्ट। इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और ये जो है इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटर करके चलता है किसका, जो पोस्को एक्ट है 2012 का। क्या ये स्टेटमेंट सही? तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। और याद रखिएगा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो भी इसी से रिलेटेड है। और जब हम एडॉप्शन की बात करते हैं तो कारक बॉडी बनाई गई है, वो भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आती है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेटअप इन मार्च 2007 अंडर द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट ऑफ 2005। इट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड इसका मेन एम है सेक्सुअल जो भी इंटरकोर्स होता है चाइल्ड को सेक्सुअल एक्टिविटी से हटाना, बचाना। बात करते हैं फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 25। बात करते हैं फंडामेंटल राइट। पहली बात तो याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए, तो USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। उनके कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट करके प्रोविजंस है, उनमें से हमने फंडामेंटल राइट उठाए हैं। कितने फंडामेंटल राइट हैं? मेनली 6 फंडामेंटल राइट हैं। एक को जो है 2 अमेंडमेंट याद रखिए, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें 21A आर्टिकल को जोड़ा गया था, एंड 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके अंदर 19(1) क्लोज F को हटा दिया गया था, और ये रख दिया गया था 300A आर्टिकल ऑफ पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इतना याद रखोगे आप हो गए इसमें। उसके साथ हम ये जो है थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में। देखो जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटी है, DPSP पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी है। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 से पार्ट 3 ये लिए गए USA और फ्रांस से, और ये जो है सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी एज पर आर्टिकल 358 एंड 359। लेकिन 20 एंड 21 थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो है इसको हटाया नहीं जा सकता, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इंडियन सिर्फ इंडियन सिटीजन को कौन कौन से राइट अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल 15, 16, 19, 29, 30 राइट। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट कौन कौन से। राइट टू इक्वलिटी जो 14 से 18 तक आते हैं, राइट टू फ्रीडम तो राइट 19 से लेकर 12 तक, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24, चाइल्ड लेबर वगैरह भी इसमें आते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसकी हम बात करें 25 एंड 28 जिसमें बात किया जाता है फ्रीडम ऑफ कंसाइन, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। 29 जो है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी को बचाना, और आर्टिकल 32 में जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और सिर्फ सोल किसको कहा जाता है तो प्रियम्बल को कहा जाता है। एंड इसमें आपके बहुत सारे रिट प्रोवाइड किए गए, फॉर एग्जांपल हैबिस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सरसोरी, क्यू वारंटो। ठीक है, जब यहाँ तक आए हैं तो पार्ट भी देखते हुए चलते हैं। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 में जो है यूनियन एंड टेरिटरी है, और पार्ट 8 की बात करें तो यूनियन टेरिटरी, पार्ट 9 में पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, तो ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड में सिटीजनशिप पे फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में, पार्ट 4 में DPSP, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट है, 6th में स्टेट गवर्नमेंट सन को हटा दिए गए हैं, 9th A में पंचायत है, 9th B में म्यूनसिपैलिटी, 9th 10th में जो है शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइबल एरिया है, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट है पार्ट 11 में, पार्ट 12 के अंदर प्राइवेट फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट है, पार्ट 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स है, पार्ट 14 की बात करोगे तो सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, पार्ट 14A ट्रिब्यूनल है, पार्ट 15 में इलेक्शन है, पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन है रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है, पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन है, पार्ट 19 में मिसलेनियस है, पार्ट 20 के अंदर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 21 में टेम्पररी ट्रांजिशन एंड द स्पेशल प्रोविजन है, 22 में जो है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड अथॉरिटी टेक्स्ट इन हिंदी एंड अपील्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ओके क्वेश्चन देखते हैं हम। इट गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल द पर्सन इन इंडिया, दैट इज़ करेक्ट, और तो ये बिल्कुल सही। ये डिक्लेयर दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये आर्टिकल 21 के अंदर लिखा गया, ना कि 25 के अंदर। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे सही है। और जो कन्वर्जन का जो राइट है वो रेव शांति 100 जो केस था 1977 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आप कन्वर्ट कराते हो वो जो आपको फंडामेंटल राइट नहीं है। केस का नाम याद रखिएगा, रेव स्टानसी स्लॉस केस ऑफ 1977 राइट। ठीक है,
ओके, आर्टिकल 25 के अंदर कौन कौन से राइट है? फॉर एग्जांपल, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोपोगेट, लेकिन प्रोपोगेट डज नॉट एक्सटेंड टू द कन्वर्ट। अगर अपनी मर्जी से कन्वर्ट होना चाहते हैं तो इट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एक्ट ऑफ 1991। सी, ये 1991 जो का एक्ट है, ये क्या बोलता, क्या कि जो 15 अगस्त 1947 से जो भी कोई किसी भी बिल्डिंग का स्टेटस हुआ करता था वो सेम रहेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन इसमें कुछ एक्ट को मना कर देगा। जो भी मोन्यूमेंट हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट के अंदर में रखे गए उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और जो दादरी वाला जो केस है ना, जो बाबरी मस्जिद वाला केस, उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और बस इतना आपको याद रखना है। और ये कब इनेक्ट किया गया था? तो 1991 के द प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एक्ट ऑफ 1991। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। इट वाज इनेक्टेड टू फ्रीज द स्टेटस ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ द वर्शिप इन द कंट्री एज इट वाज इन 1991। दैट इज नॉट द 1991, इट इज द 15 अगस्त ऑफ 1947 जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था। इट विल नॉट अप्लाई टू द एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स दैट आर कन्वर्ट बाय द AMCR साइट ऑफ 1950। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इट मैनिफेस्ट द सेकुलर वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज करेक्ट, कि जो भी मान लीजिए एक बिल्डिंग है, पहले वहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, उसके बाद मोस्क बना दी गई, और जब 15 अगस्त 1947 वो मोस्क हुआ करती थी, तो उसका जो ये मोस्क है वो हमेशा ही रहेगा, ये बोला गया है इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, लेकिन इसको दो चीज़ों से मतलब हटा दिया गया। दैट इज़ द बाबरी मस्जिद वाला केस, और जो आपके मोन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स के अंदर जो भी मोन्यूमेंट ऐड किए गए थे। ठीक है, वही यहाँ पे बताने की कोशिश की, आप एक बार पढ़िएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अटल इनोवेशन मिशन जो है किसके अंडर में सेटअप किया गया? तो यार देखिए, नीति आयोग के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। इसका मेन एम है अम्ब्रेला स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, ताकि इनोवेशन इकोसिस्टम का हमारी कंट्री में बढ़ाया जा सके, एंड रिवोल्यूशनाइज द इनोवेशन इकोसिस्टम टचिंग द एंटायर इनोवेशन लाइफ साइकिल थ्रू द वेरियस प्रोग्राम। ठीक है, अगर आप अटल इनोवेशन मिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन सी अटल इनोवेशन मिशन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप बाय द नीति आयोग टू प्रमोट द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। एम इज ऑल्सो एनविसाज एन अम्ब्रेला इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन एनलाइनमेंट एंड इनोवेशन। मतलब इनोवेशन करना एक महीने में ऐसी पॉलिसी को डेवलप करना ताकि हमारी कंट्री में इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके। एक टाइप से इकोसिस्टम को क्रिएट करना है हमारी कंट्री में, इसका मेन एक ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, याद रखिएगा। और कोरिंगा कल मैंने पूछा था, दैट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द 70th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ 1972 के बारे में। यू नो वेरी वेल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो है इसको लेकर आया गया था। इसका मेन है हमारी कंट्री के अंदर प्रिजर्व करना हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी फ्लोरा एंड फोना को। इसी के तहत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया जाता है, नेशनल पार्क को बनाया जाता है, कम्युनिटी रिजर्व को बनाया जाता है, तो इसी एक्ट के अंडर में आता है। ओके, आपको बताने विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइड बाय द लॉ। और लॉ कौन बनाता है? वो तो वहाँ चीफ लाइफ वार्डन ऑफिसर से हमें परमिशन लेनी पड़ती है, जो स्पेसिफिक, और कोई भी ऑफिसर जो स्पेसिफाइड करे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से, जैसे घड़ियाल हो गया, इंडियन वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड बफेलो, तो तीनों की तीनों जो भी यहाँ पे स्पीसीज हैं उनको मारना मना है, क्योंकि शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। इसके साथ आप याद रखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसी के अंडर ऐड किया गया है। तो ऑल दीज आर द प्रोटेक्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो, अभी कुनो नेशनल पार्क के अंदर जो चीता लेकर आए गए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो, कुनो नेशनल पार्क में कितने चीता कहाँ से लेकर आए गए? 8। कहाँ से? नामीबिया के अंदर से। ठीक है, चीता की अगर हम बात करें कैटेगरी, एशियन चीता जो है वो जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, और कहाँ पे पाया जाता है? ईरान के अंदर। और 1952 में हमारी कंट्री से चीता को, मतलब चीता नहीं रहा था, और लास्ट कहाँ पे पाया गया था? तो छत्तीसगढ़ के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ से इसको जो है मतलब वो मर गया था, तो हमारी कंट्री से विलुप्त हो गया था चीता। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो अफ्रीकन चीता है वो थोड़ा बड़ा होता है। उसके साथ आपको याद रखना है कि वल्नरेबल कैटेगरी में आता है IUCN की, और हमने अब 100 चीता और मंगवाने का फैसला किया है साउथ अफ्रीका से। चीता की खासियत क्या होती है? इनका जो हेड होता है वो राउंडेड होता है और स्मॉल होता है, और जिसके जो क्लोज होते हैं वो पार्शली एक्सपोज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात ये होती है कि सॉलिड ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं, और एशियन चीता जो होता है, एशियाटिक चीता, उसकी आँखें लाल होती हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चीता जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है एशिया के अंदर। लियोपार्ड जो है वल्नरेबल है। जगवार जो है नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, तो नियर थ्रेटेंड में कैटेगरी में आता है। ओके,
देखो बात घड़ियाल की आई थी, तो घड़ियाल के लिए मैं आपको ये लेकर आई हूँ। देखो घड़ियाल की पहचान क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, लॉन्ग स्नाउट इसकी पाई जाती है और ये नेशनल चंबल सेंचुरी के अंदर है, कटीरना घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोन रिवर सेंचुरी एंड द रेनफॉरेस्ट बायोम महानदी और सतकोशिया जॉर्ज सेंचुरी उड़ीसा के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, घड़ियाल जो है, और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी इसको कहा जाता है, घड़ियाल को फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। और कौन कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल प्रजाति, जैसे मगर हो गया, मगर जो है वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है, फ्रेश वाटर स्पीसीज है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यू नो वेरी वेल, लिस्ट कंसर्न में आता है, भितरकनिका मैंग्रोव एंड सुंदरबन के अंदर पाया जाता है। और ये जो है फ्रेश वाटर में रहने, नहीं सॉरी, एस्चुरिन क्रोकोडाइल हम तो फ्रेश वाटर में ना होंगे, बल्कि जो इनका हैबिटेट है वो ब्रैकिश मैंग्रोव स्वैम्प एरिया। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज प्लेस्ड अंडर, अगर शेड्यूल 6 में अगर उसको रख दिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो लाइसेंस लेना पड़ता है अगर आप उसको कल्टीवेट करना चाहते हैं तो, लेकिन लाइसेंस से किससे लोगे? तो चीफ वार्डन ऑफिसर है, उसे जो है वो लाइसेंस लेना पड़ता है। और कोई भी ऐसा ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्पेसिफाइड किया गया है तो जो है उनसे लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में। ये जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, so that's why it is important and that's why the question is asked like that. OLED display can be fabricated on a flexible plastic substrate, तो that is correct कि हम जो OLED है जो प्लास्टिक का वो होता है ना, हाँ कैनवस, उसके ऊपर भी इसको बना सकते हैं, डेट इज़ करेक्ट। रोल ऑफ डिस्प्ले एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग OLED, डेट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ट्रांसपेरेंट सी इसके अंदर होती है, डेट इज़ ऑल्सो करेक्ट। कितने परसेंट की? 40% की। और ये बनाया किस से जाता है? तो पॉलीथीन टेट्राथैलेट। इसका एक बार केमिकल फॉर्मूला देख। ओके, यू कैन सी हियर, देखो 9966 का जो इसका मोनोमर यूनिट है एडिफिक एसिड एंड हेक्सामेथिल डायमीन, 9 और 6 का कैप्रोलैक्टम है। उसी तरीके से पॉलीस्टर की जो हम बात कर रहे थे, डेट इज इथिलीन ग्लाइकोल एंड टरथैलिक एसिड, पॉलीटरथलेट भी इसको कहा जाता है इसी वजह से। ठीक है, पॉलिस्टर भी इसको कहा जाता है। एंड ये किससे बना हुआ होता है? तो याद रखिएगा, इथिलीन ग्लाइकोल एंड टरथैलिक एसिड। नेक्स्ट है द फिनोल, जिसको हम बेकेलाइट के नाम से जानते हैं। इसमें फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड जो है मोनोमरिक यूनिट होती है। मेलामाइन, इसमें मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड जो है मोनोमरिक यूनिट पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट जो मोनोमर यूनिट दे रखी है पॉलीथीन, इथीन है, पॉलिस्टाइरिन यू कैन सी है C2H2 और CH2 ये वाला है, PVC CH2 डबल बॉन्ड CHCl, टेफ्लॉन CF2 ये आपका पॉलीएक्रिलाइट है CH2 CHCN, नियोप्रीन यू कैन सी है द नियोप्रीन। नेक्स्ट द बूना एन, यू कैन सी द बूना एन एंड बूना एस का यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला। ओके, लेट डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज लाईफाई। तो याद रखिएगा लाईफाई जो है सेम है जिस तरीके से वाईफाई होते हैं। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी और लाईफाई का मतलब होता है कि लाइट फिडेलिटी। इसमें लाइट को बेसिकली यूज़ किया जाता है। लाइट का मतलब ये है विजिबल लाइट के अंदर, स्पेक्ट्रम के अंदर, विजिबल रेंज के अंदर जो लाई करती है, कितने से लेके 300 से लेके 400 नैनोमीटर तक। ओके, तो लाईफाई रिसेंटली इन द न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इट इज़ यूजेज लाइट एज द मीडियम फॉर द हाई लाइट डाटा ट्रांसमिशन, दैट इज़ करेक्ट। इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड सर्व, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होती है वाईफाई से, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 10 से लेकर 100 टाइम जो है फास्टर मानी जाती है।